आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। फिर से आ गए हम देश दुनिया की खबरें लेकर। मेरा नाम नितिन ठाकुर है और आप आज तक रेडियो सुन रहे हैं। इस इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट को कहते हैं दिन भर। वो इसलिए क्योंकि यहाँ हम आपको पूरे दिन में घटी जरूरी खबरें तो बताते ही हैं, साथ में ऐसी खबरों पर गहराई से बात करते हैं जिन्हें जानना हमारे आपके लिए जरूरी है। जैसे लॉकडाउन की पाबंदियों में छूट देते ही कोरोना के नंबर्स फिर बढ़ने लगे हैं, कई राज्यों में तो कुछ ज्यादा ही। तो उनका हाल लेंगे। पंजाब की सियासत में लंच डिप्लोमेसी के खूब चर्चे हैं आज। कैप्टन साहब विधायकों समर्थकों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन दिल्ली दरबार को उनके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ऐसा क्यों है, बात करेंगे। और हमारे पड़ोसी चीन पर राज करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी का आज 100वां जन्मदिन है, तो जरा सा ज्ञान उस पर भी लेना बनता है। फिर बात होगी बच्चों की। यदि आप अपने छोटे बच्चों को अनुशासित करने के नाम पर थोड़ा बहुत कभी पीटते हैं, डांटते हैं, तो ये खबर जरूर सुनिएगा। और हाँ, आज डॉक्टर्स डे है। ये तो हम सब मानेंगे कि हाल फिलहाल के दौर में हमने डॉक्टर्स की जितनी अहमियत समझी है उतनी कभी नहीं समझी थी। तो उनके योगदान को याद करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। खुशबू, बताइए। जी शुक्रिया नितिन। आईएमए की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी से जूझने में सहयोग के लिए डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया और सराहना करते हुए उनकी तुलना ईश्वर से की। इसके साथ ही उन्होंने योग को आगे बढ़ाने का जिक्र भी किया। वहीं कृषि कानूनों पर पिछले 7 महीने से चले आ रहे विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार को पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार का साथ मिला है। पवार ने आज कहा कि कृषि कानूनों को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि कानून के उस हिस्से में संशोधन करना चाहिए जिसको लेकर किसानों को दिक्कत है। और वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने संसदीय क्षेत्र ग्वालियर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमने किसान संगठनों से कहा है कि सरकार कानूनों को निरस्त करने के अलावा कृषि कानूनों के किसी भी प्रावधान पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने एक अपहरण केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर किडनैपर ने उस व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं की है, ना ही उसे जान से मारने की धमकी दी है और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया है, तो अपहरणकर्ता को धारा 364A के तहत आजीवन कारावास की सज़ा नहीं दी जा सकती। अपने 48वें जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि वो वैक्सीन लगवाने वाले सबसे आखिरी व्यक्ति होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आखिरी बची वैक्सीन हो वही उन्हें लगाई जाए। भारत और पाकिस्तान ने अपने यहाँ बंदी नागरिकों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया है। भारत ने अपने यहाँ कैद 271 पाकिस्तानी नागरिकों और 74 मछुआरों के नामों की सूची पाकिस्तानी प्रशासन को सौंपी है। इसी तरह पाकिस्तान ने भी अपनी हिरासत में बंद 51 हिंदुस्तानी नागरिकों और 558 मछुआरों के नामों की सूची भारतीय प्रशासन को सौंपी। और इस महीने में 18,000 करोड़ रुपए के IPO आने की तैयारी में है। कुल 11 कंपनियां अपने इशू लाने वाली हैं। इसमें जोमैटो सबसे बड़ा इशू लाने की योजना में है। महीने का पहला IPO GR इंफ्रा का है जो 7 को खुलेगा और 9 को बंद होगा। कुछ हफ्तों से कोरोना के केस कम हो रहे थे। हम आप खुश थे कि अब लॉकडाउन हटेगा। वो हटा भी, मगर अब जो हो रहा है वही है जिसका डर था। आज 4 दिनों में सबसे ज़्यादा केस दर्ज हुए हैं, 48,000 से ज़्यादा। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि प्रतिबंधों में छूट देने की वजह से लोग लापरवाह हो रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल मानते नहीं हैं और ऐसा चलता रहा तो परेशानी बढ़ेगी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने 15 राज्यों को इस बीच चिट्ठी लिखकर कह भी दिया कि पॉजिटिविटी रेट कंट्रोल करने का प्रयास करें क्योंकि दूसरी लहर का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि भले ही कुछ राज्यों में दूसरी लहर का खतरा टला हो, मगर कुछ सूबों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा है। सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि इन राज्यों में मेरा राज्य है या नहीं। तो हमने बात की इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के दीपू राय से। उनसे ये भी पूछा कि फिर से नंबर चढ़ने के मुख्य कारण क्या हैं। देखिए, सबसे पहले बता दें कि 48,000 को एक तरह से लेवल जो है 27 जून के बाद पहली बार क्रॉस किया है। इंडिया में जो नंबर ऑफ न्यू डेली केसेस के जो नंबर हैं उसको। और जहां तक स्टेट वाइज बात है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए हैं, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में अभी भी अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो एडिशनल हुआ है 20% के अराउंड आज का केवल महाराष्ट्र से है। और टोटल जो है करीब
9,771 केसेस आज रिपोर्ट किए गए हैं वहाँ पे। और ठीक दूसरी ओर दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेट है, बल्कि वो महाराष्ट्र से भी ज्यादा है 28%, वो केरल है, जहाँ पे 13,658 केसेस दर्ज किए गए हैं एडिशनल। तो ये केरल, महाराष्ट्र और आप कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये जो साउथ के स्टेट हैं और महाराष्ट्र, ये मिला करके एक तरह से आप देखिए तो करीब करीब 2/3 जो है इंडिया के नए केसेस को रिपोर्ट किए गए हैं। तो ये जो पांचों स्टेट हैं साउथ के और प्लस महाराष्ट्र, यहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। अगर अभी भी हम एक्टिव केसेस की भी अगर बात करें तो उसमें एक तरह से देखा जा सकता है कि नंबर ऑफ शेयर जो है एक्टिव केसेस में जो आज एडिशन हुए हैं, अगर आप देख लीजिए, या बल्कि टोटल का एक्टिव केसेस में अगर हम देखें तो अभी भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है क्यूमुलेटिव केसेस के बारे में अगर हम बात करें तो। और उसके बाद अगर जो 21% के साथ महाराष्ट्र है टोटल इंडिया के जो टोटल केसेस हैं कोरोना के, और उसमें उसके बाद अगर आप देखें तो केरल भी है 10% के साथ, और तमिलनाडु है ऑलमोस्ट वही साउथ के स्टेट्स, और महाराष्ट्र है जहाँ पे कि ये केसेस दर्ज किए गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो दिख रही है, जो इस तरह से केसेस में अचानक 3 दिन बाद जो उछाल आ रहा है, क्योंकि एक तो जो रिप्रोडक्शन वैल्यू जो ट्रैक करते हैं, तो हम लोगों ने पाया कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कि रिप्रोडक्शन वैल्यू 1 को टच कर रहा है। 1 का मतलब कि एक इन्फेक्टेड पर्सन एक से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर रहा है। अगर वो एक से थोड़ा सा भी स्लाइटली ऊपर है तो, अगर वो नीचे है तो इसका मतलब कि वो इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा है, और हो सकता है कि कोरोना डाई आउट हो जाए या बर्न आउट हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट थे जिसमें से आपको बताऊं कि जो हम लोगों ने रिसेंटली जो ट्रैक किया आर फैक्टर को, उसमें महाराष्ट्र भी था और कर्नाटका था, केरल था। कर्नाटका में थोड़ा सा स्लाइटली डाउन स्लोप किया था, लेकिन ऑन एन एवरेज वो टच करने की ओर बढ़ रहे हैं 1 से। दिल्ली भी 1 को क्रॉस कर गया था। तो ऑलमोस्ट दिल्ली जो एक हफ्ता पहले करीब 4.48 के आसपास था उसका आर वैल्यू, अब वो बढ़ करके अगर 1 से ऊपर हो रहा है तो ऑलमोस्ट डबल होना, ये वाकई इंडिकेशन है कि केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में जो नए केसेस आज रिकॉर्ड किए गए हैं उसमें साउथ के ये चारों स्टेट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु और महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सेकेंड नंबर पे है जो सबसे ज्यादा केसेस दर्ज किया है। पहले नंबर पर तकरीबन 13,658 केसेस के साथ केरल है। अच्छा दीपू जी, डेल्टा वेरिएंट सबकी चिंता का कारण है। ये दूसरी लहर लाया था, अब ये क्लियर है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट से तीसरी लहर आ सकती है, ये भी साफ हो गया है। इसके अलावा ये वेरिएंट सिर्फ भारत में ही नहीं है, कई और देशों में भी पहुंच चुका है। वहाँ के सुधरते हालातों को भी बिगाड़ना शुरू कर दिया है। WHO कह रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में डेल्टा वेरिएंट और डोमिनेंट हो जाएगा। तो दुनिया के दूसरे देशों में ये वेरिएंट किस तरह की मुसीबत खड़ी कर रहा है, ये बताइए। जो नंबर एक वेबसाइट को दिया जाता है, बल्कि 3 वेबसाइट को, लेकिन मेजरली है GIS-8। तो GIS-8 जो ट्रैकिंग करता है वेरिएंट्स को, उसको जो डेटा सबमिट किया गया है उसमें उस नंबर का 98.4% आज तो हो गया है, उसमें ये डेल्टा वेरिएंट पाए गए हैं। मैं डेल्टा 98% बोल रहा हूँ, तो उसमें डेल्टा के भी जो म्यूटेशन के बाद बना है डेल्टा वेरिएंट से भी डेल्टा प्लस, वो भी शामिल है इसमें। तो ये एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ 98% अगर लिमिटेड जीनोम सीक्वेंसेस में अगर ये मिल रहा है, यानी कि 100 अगर डेटा सबमिट किया गया है सीक्वेंसेस के बाद, तो उसमें अगर 98 जो से ऊपर केसेज अगर डेल्टा के आ रहे हैं तो ये बहुत ही खतरनाक इंडिकेशन है। यूनाइटेड किंगडम दूसरा सबसे बड़ा जहाँ पे केसेज, तो टोटल नंबर ऑफ केसेज में आप देखें पास्ट 4 वीक्स में आज की डेट को लेते हुए पिछले 4 हफ्ते का, तो 45,483 के आसपास केसेज हैं अकेले यूनाइटेड किंगडम में, जहां तक ये माना जा रहा था कि तकरीबन लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। और वहां पे भी डेल्टा वेरिएंट एक तरह से डिफाई कर रहा है उस वैक्सीनेशन को मोर और लेस। हालांकि अभी इस पर बहुत क्लैरिटी नहीं है कि कितना इफेक्टिव है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अल्फा वेरिएंट जो कि इनिशियल वेरिएंट है उससे ज्यादा उससे ज्यादा ये आक्रामक है, और दवाएं इससे कम, जो वैक्सीन है वो इससे रिलेटिवली कम असर कर रही है। तो ये यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, और सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज देखिए तो सिंगापुर जैसे जो कंट्रीज है वहां पे भी इसका डोमिनेंट बढ़ता जा रहा है। और अभी इंडोनेशिया, रशिया
और बांग्लादेश में जहाँ पे कि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इवन म्यांमार जहाँ पे कि लॉकडाउन शुरू हो चुका है, थोड़ी देर पहले ही अनाउंस किया गया वहाँ के मिलिट्री रूल ने, तो एक तरह से डेल्टा वेरिएंट यहाँ पे डोमिनेंट है। और जो ये सारा डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो GIS-8 के ऊपर जो सीक्वेंसिंग जीनोम सीक्वेंसेस के बाद सबमिट किया जाता है उस पर आधारित है। अच्छा दीपू जी, भारत में कोविड के बढ़ते मामलों के पीछे वेरिएंट जिम्मेदार है। आपने जो रिसर्च की उसमें क्या ट्रेंड दिखता है आपको? देखिए, भारत के लिहाज से अगर देखें तो डेल्टा वेरिएंट तो ऑलरेडी यहाँ डोमिनेंट है, क्योंकि जो जीनोम सीक्वेंसेस थोड़ा लिमिटेड लेवल पर अभी हो रही है, हर जगह नहीं हो पा रही, तो जो डेटा उसके बेसिस पर एक तरह से कहा जाए वो सैंपल है कि आप एक जगह से लेते हो कुछ नंबर्स और उसको आप इस प्लेटफॉर्म पर GIS-8 के प्लेटफॉर्म पे सबमिट करते हैं। जैसे मैं जो ट्रैक कर पा रहा हूँ, वेस्ट बंगाल लास्ट डेस्टिनेशन था जहाँ से जीनोम सीक्वेंसेस की गई थी, और इंडिया ने अभी वो 12 जून को लास्ट किया था। इसके जो डेटा अभी फिलहाल अवेलेबल है इस पे GIS-8 पर। लेकिन सोचिए, तब से लेकर के इस 4 हफ्ते के भीतर का जो हम एक एनालिसिस वर्ल्ड वाइड भी कर रहे हैं, तो ये पा रहे हैं कि इंडिया में भी जो केसेस जो दर्ज किए जा रहे हैं, जो सैंपल आ रहे हैं, 98% बहुत ज्यादा होता है। और इसमें नो डाउट 98% में डेल्टा प्लस भी शामिल है, जो कि डेल्टा वेरिएंट से ही म्यूटेंट करके बना है ये स्ट्रेन। तो ये दोनों चीजें एक साथ मतलब इंक्लूडेड हैं इस जो नंबर्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, 98.4%। और बाकी यूएस में 29% समस्या भी है, लेकिन जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ 94% है, सिंगापुर में 94.5 है। और इस तरह से अभी का जो डेटा है लेटेस्ट, उसके मुताबिक तो ये दिख रहा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा परसेंटेज टर्म में जो जीनोम सीक्वेंसेस दी गई है उसमें सबसे ज्यादा जो डेल्टा वेरिएंट का है। तो ये कहा जा सकता है कि जो मामले बढ़ रहे हैं उसमें मोस्टली डेल्टा वेरिएंट है इसके पीछे। पंजाब में भीषण गर्मी के बीच पावर कट जारी है। कई जगह 24-24 घंटे तक बिजली आ नहीं रही। लोग परेशान होकर सड़कों पर उतर आए हैं, मगर जिन्हें संकट सुलझाना है उनके अपने संकट खत्म नहीं हो रहे। नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से मिले। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कई नेताओं और विधायकों को लंच के लिए पहले मोहाली बुलाया, फिर जगह बदलकर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया। शामिल होने वालों में पूर्व मंत्री अश्विनी खेड़ा, कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा, खेल मंत्री राणा गुरमीत सोढ़ी, पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष लाल सिंह, विधायक फतेह जंग बाजवा वगैरह वगैरह बड़े नेता शामिल थे। पूरे दिन सवाल उठता रहा कि अचानक कैप्टन साहब ने लंच का वेन्यू क्यों बदल दिया। तो हमने बात की चंडीगढ़ में आज तक रेडियो रिपोर्टर सत्येंद्र चौहान से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राजनीति में प्रेशर पॉलिटिक्स यानी कि प्रेशर दबाव की राजनीति एक बहुत बड़ी रोल या फिर भूमिका रखती है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो लंच का आयोजन किया था, इसमें कोई दो राय, कोई शक नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पावर शो था, अपनी शक्ति और अपनी ताकत को आला कमान को दिखाना चाहते थे। नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली में बैठे हुए हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं। आज सुबह उनके लंच का वेन्यू उनका फार्म हाउस था, लेकिन तुरंत इसको बदला गया और इस लंच का जो वेन्यू मुख्यमंत्री निवास पे कर दिया गया। इसकी दरअसल वजह यह है, जो सवाल आपने किया है, इसकी दरअसल वजह यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पर लगातार आरोप ये लगते हैं कि वो ना मुख्यमंत्री कार्यालय आते हैं, ना मुख्यमंत्री निवास पे आते हैं, और पूरा अपना जो है शेड्यूल वहीं से फार्म हाउस से ही चलाते हैं। और वहां पर जो एक आम जन है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के विधायक हैं, पार्टी के नेता हैं, उनकी अप्रोच उस फार्म हाउस तक नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इन आरोपों से बचने के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए आज ये फैसला लिया कि कम से कम इस लंच को मुख्यमंत्री निवास पर करते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने वेन्यू मोहाली से चंडीगढ़ में रखा। और दूसरी बात, अहम बात यह है, इस लंच का पर्पज चाहे मीटिंग से बाहर निकले तमाम विधायक, मंत्री, सांसद, नेता कुछ भी कहें, लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं शो ऑफ स्ट्रेंथ था, जो कि किया गया है। सत्येंद्र, आप कह रहे हैं कि ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है, मतलब शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन दिखाना किसे है? वो दिल्ली दरबार से जो समाधान निकला है, ये उसी सिलसिले में कुछ हो रहा है कि अपने खेमे को मना रहे होंगे कैप्टन साहब, ऐसा कुछ है, या फिर उल्टा मामला है, वो अपनी ताकत अपने ही आला कमान को दिखा रहे हैं? देखिए, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली दरबार में जाते हैं, उनको 3 सदस्यीय कमेटी सम्मन करती है, तलब करती है, तो उस समय में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में अपनी सफाई देने के लिए जाते हैं, तो उस समय में पटियाला में बैठकर नवजोत सिंह सिद्धू उनका खेल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अब क्या हुआ है? अब नवजोत सिंह सिद्धू
दिल्ली में बैठे हुए हैं, पार्टी आला कमान से मिल रहे हैं, तो इसे कह सकते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बदला लिया है। दूसरी बात, अब इसमें संदेश ये निकल कर आ रहा है कि जिस तरीके से तरफदारी नवजोत सिंह सिद्धू की केंद्रीय हाईकमान द्वारा हो रही है, उसमें ऐसा लगा कि नवजोत सिंह सिद्धू को कुछ ज्यादा तरजीह दी जा रही है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी इस लंच डिप्लोमेसी से ये दिखाने की कोशिश की है कि नवजोत सिद्धू भले ही किसी भी तरह के नेता हों, बड़े हों, सुलझे हुए हों, लेकिन पार्टी का जो जनमत है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ है, ना कि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ है। और यही वजह है कि आज कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मुलाकात में तकरीबन 8 कैबिनेट मंत्री, 15 से 20 के बीच विधायक, 30 पार्टी के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ओहदेदार और 5 सांसद मौजूद थे। और ये पहली मुलाकात थी। इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से ये कहा गया है कि ये उन्होंने अर्बन एरिया के अपने जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, समर्थक लोग हैं, उनकी समस्याओं को जानने के लिए मीटिंग बुलाई थी। लेकिन इस मीटिंग का मकसद साफ है और इस मीटिंग से संदेश साफ गया है। हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरी मीटिंग पर दिल्ली में पार्टी हाईकमान ने कहीं ना कहीं संज्ञान लिया है और उसके बाद जितने भी लोग इस मीटिंग में शामिल थे उनके कहीं ना कहीं सुर बदले हैं। लेकिन हाँ, इतना तय है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मैसेज देना चाहते थे वो उसमें कहीं ना कहीं कामयाब रहे हैं। ठीक है सत्येंद्र, कैप्टन साहब चंडीगढ़ में व्यस्त हैं, सिद्धू दिल्ली में लगे हैं, नतीजा आता दिख रहा है क्या कुछ तनातनी का? देखिए, मैं 2 एग्जाम्पल आपको दूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में 36 का आंकड़ा है और पार्टी हाईकमान कहता है कि 48 घंटे में हम इस मामले को सुलझा लेंगे। तो जो 36 का आंकड़ा है उसको आप 48 घंटे में सुलझाने का दावा तो कर सकते हैं, लेकिन इस दावे की हकीकत ये है कि आप कुछ भी कहें, ये मामला इतने जल्दी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक सीधा सा उदाहरण है, एक मयान है, उस मयान के अंदर आपको 2 तलवारों को फिट करना है, तो कहीं ना कहीं एक तलवार बाहर रहेगी, एक अंदर रहेगी, और दोनों तलवारें अगर जबरदस्ती आप एक मयान में ठोकोगे तो कोई सी ना कोई सी तलवार उसमें से टूटेगी, और अगर तलवार टूटती है तो उसका नुकसान इस मयान को होगा। मयान कौन है? कांग्रेस पार्टी है। अगर जबरदस्ती नवजोत सिंह सिद्धू को थोपा जाएगा या जबरदस्ती कैप्टन अमरिंदर सिंह को थोपा जाएगा, दोनों ही सूरत में नुकसान कांग्रेस पार्टी का होना है और ये नुकसान होना शुरू हो गया है। जहां एक तरफ अकाली दल और बसपा का गठबंधन हुआ है, वो लोग अब खुलकर चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर रहे हैं, अपने पार्टी के जो कार्यक्रम है वो ले जाने लगे हैं पब्लिक के बीच में। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल खुद कमान संभाल रहे हैं, गारंटियां दे रहे हैं, बिजली माफी की घोषणा कर रहे हैं। तो ये विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने अपने चुनावी कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस अभी यही नहीं तय कर पाई है आगे नीति क्या होगी, नेता कौन होगा। तो ये कहीं ना कहीं डैमेज है जो कांग्रेस पार्टी को फिलहाल होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक सदी काफी लंबी होती है किसी पार्टी के फलने फूलने के लिए, टिके रहने के लिए, और आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी 100 साल की हो गई है। अपने पड़ोसी देश में पैदा हुई, बड़ी हुई और दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश की शासक बनी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की बात हो रही है। 1921 में शंघाई शहर में गुपचुप ढंग से इस दल की नींव पड़ी थी और 1949 में इसने सत्ता हासिल की। एक बार सरकार में आए तो फिर सत्ता इसकी मुट्ठी में ही रही। अब तो कोई और दल है ही नहीं चीन में उसके अलावा। तो आज इंडिया टुडे के सीनियर असिस्टेंट एडिटर प्रभाष के दत्ता ने इस पर एक लंबा और गहरा लेख लिखा है। हमने उनसे पूछा कि इस दल की यात्रा को वो कैसे देखते हैं। जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी शुरुआत बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो रशिया में हुआ था वहां से उसकी प्रेरणा ली उन्होंने। और शुरुआत में 1921 में पहली बार इनकी कांग्रेस की मीटिंग हुई है, उसमें सिर्फ 50 लोग थे। ये वो वक्त था जब चीन में अभी एक तरह से गृह युद्ध चल ही रहा था। जो पुरानी सैकड़ों साल की जो उनकी राजशाही थी वो खत्म हुई थी कुछ ही साल पहले, और वहाँ एक सरकार थी जो जिसे आप कह सकते हैं नेशनलिस्ट में गवर्नमेंट थी, कोमितान पार्टी थी, उसकी वो सरकार थी। उसके खिलाफ जो कुछ रिवोल्यूशनरीज थे मार्क्सिज्म और कम्युनिज्म से प्रभावित, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई और एक सत्ता परिवर्तन की सोच के साथ उन्होंने एक अभियान शुरू किया। तो ये वहां से शुरू होता है, लेकिन 28 साल के भीतर ही उसने इतनी ताकत
जमा कर ली कि जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ फेंका। इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो गांव को अपने असर में लेने की थी। ये अभी चीन को देख के ये लोगों का अंदाजा नहीं होगा, शायद ये थोड़ा मुश्किल हो सोचने में कि चीन उस वक्त बहुत पिछड़ा हुआ देश था, बहुत गरीब था, और जो अभी चीन में बड़े बड़ी इमारतें दिखती हैं वैसी इमारतें उस वक्त नदारत, और वो बहुत ही क्लैश का समय था चीन के लिए। उस दौरान इन्होंने गांव में अपना कब्जा जमाया, गांव में युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित किया। उन्हें कहा कि अगर आप हमारा साथ दें तो आपका भविष्य बेहतर होगा, और गांव के युवा उनके साथ आए, वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। और उनको रशिया से हेल्प मिलता था उस समय, यूएसएसआर जो सोवियत रूस था उसकी मदद मिलती थी, और उस मदद के बिना पर इन्होंने एक मजबूत सेना तैयार की, और उस सेना ने लड़ाई लड़के 1949 में आखिरकार जो चियांग काई शेक की जो सत्ता थी उसको हटा दिया, और चियांग काई शेक को भाग के फॉर्मोसा आइलैंड कहते थे उसको, जो अभी का ताइवान है, वहां उन्होंने अपनी सरकार जमाई। वो भी पहले चीनी था, अभी वो ताइवान है। अच्छा, इसकी शुरुआत रेवोल्यूशनरी थी, लेकिन आज यही पार्टी रेवोल्यूशंस को दबाने के लिए जानी जाती है, उस पर आरोप लगते रहते हैं। तो ये बदलाव क्यों है? और भविष्यवक्ता तो नहीं है आप, मगर फिर भी बताइए कैसा भविष्य दिखता है? देखिए, जब जो भी सत्ता में जो पार्टी आ जाए, और खासकर चीन जैसे राजनीतिक व्यवस्था में जहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां नाम के लिए आप देखेंगे तो कई सारी पार्टियां मिल जाएंगी, लेकिन वहां किसी दूसरी पार्टी की सत्ता होना ये अकल्पनीय है, वहां ये संभव नहीं है। और जो भी उस सत्ता का, उस पार्टी का विरोध करता है, या उस पार्टी के नेता का, या उस पार्टी की आइडियोलॉजी का विरोध करता है, उसको दबा दिया जाता है। और ये कोई भी हो सकता है। ऐसा भी होता है कि जो उस वक्त किसी वक्त पे उस पार्टी का जो सबसे बड़ा नेता होता है, आज जैसे शी चिनफिंग है, तो इनके जो विरोधी रहे हैं पार्टी में, उनको भी 2012 में जब इन्होंने सत्ता अपने हाथ में की, तब से लेकर आज तक कई विरोधियों के बारे में ये कहा जाता है कि उनका सफाया किया जा चुका है। कई लापता हैं, कई वर्षों से, कुछ को सजा दे दी गई है। एंटी करप्शन मूवमेंट एक चलाया था उन्होंने, जिसके बारे में कहा गया कि वो बिल्कुल ही अपारदर्शी एक मुकदमा चलाया जाता था, और जो शी जिनपिंग के विरोधी थे उनको बंद कर दिया जाता था करप्शन के आरोप में, और वो कभी बाहर नहीं आते थे। वो स्थिति अभी कोविड में की जब शुरुआत हुई, जिन लोगों ने सत्ता के खिलाफ कुछ कहने की बात की, उनके साथ भी ऐसा ही होने की रिपोर्ट आती रही लगातार। तो वो उसी रूथलेसनेस के साथ चीन की सत्ता को गवर्न करते हैं। जो फ्रीडम और थिक आज़ादी, लिबर्टी और इन सब ये जो वैल्यूज हैं जो मॉडर्न डेमोक्रेसी को मजबूत बनाते हैं, वो चीन में नहीं है। उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक पार्टी की सत्ता की राजनीतिक व्यवस्था है। अच्छा, भारत के नजरिए से इसके 100 सालों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 100 वर्ष होने से भारत के लिए तो इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले साल जब वो 99 साल हुए थे, तब भी भारत के लिए जो चीन का इक्वेशन था भारत के साथ, वो वैसा ही था। पिछले कुछ वर्षों में, खासकर शी जिनपिंग के आने के बाद, भारत के प्रति चीन का जो रवैया है वो बहुत अग्रेसिव हुआ है। जो चाइनीज ग्लोबल एक्सपेंशन की जो विचारधारा भी चल रही है चीन में शी जिनपिंग के सत्ता में, उसमें भारत फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि भारत उनकी सत्ता को सीधे सीधे मानने के लिए राजी नहीं है। भारत की कोई भी सरकार, इसके पहले जो सरकार थी वो सरकार या अभी की सरकार, तो और भारत की जो अपनी व्यवस्था है वो एक राजनीतिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। वो व्यवस्था मूलतः जो डिक्टेटरशिप की व्यवस्था होती है, जैसा कि चीन में है, मैं राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों में क्लैश होता ही है। ये प्रकृतिवश ही एक दूसरे के विरोधी हैं। तो इस वजह से भी जो संभावनाएं हैं
आर्थिक और सांस्कृतिक सामंजस्य की, वो राजनीतिक बिल्कुल विपरीत धाराओं वाली व्यवस्था की वजह से वो बन नहीं पाती है भारत और चीन के बीच। तो आने वाले वर्षों में कुछ इसी तरह का चलता रहेगा जब तक कि कोई दूसरे कुछ नए एक्सिस दुनिया में ना बने, जो जिसकी तरफ एक लग रहा है दुनिया के फ्लक्स के दौर से गुजर रही है। फिलहाल ये 100 वर्ष चीन की जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी स्थापना के 100 वर्ष का होना भारत के लिए कुछ अलग नहीं है, बस एक नंबर है जिसको वहां के पार्टी ने अचीव किया है। कई पेरेंट्स मानते हैं कि बच्चों को थोड़ा बहुत पीटने से, अगर वो अनुशासित होते हैं तो फिर पीटना कोई बुरा नहीं है। कई को लगता है कि डराने धमकाने से बच्चे सुधर सकते हैं। अब ये बातें कितनी सही हैं या गलत हैं डिपेंड तो नज़रिए पर करता रहा है, लेकिन मेडिकल जर्नल लैंसेट ने इस पर अब एक स्टडी छापी है। वो कहते हैं कि बच्चों को अगर आप फिजिकली सज़ा देते हैं तो उनका व्यवहार सुधरने की जगह बिगड़ता है। बच्चों में प्रतिशोध की भावना बढ़ती है, झूठे और बनावटी काम करने लगते हैं, वो ज़िद्दी हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ में भी समस्या आती है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि दुनिया के 62 देश ऐसे हैं जहां बच्चों को शारीरिक सज़ा दे नहीं सकते, इल्लीगल है। 31 देश ऐसे हैं जहां अपराध करने पर बच्चों को कोड़े मारने की अनुमति तक है। वैसे यूनिसेफ की 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 25 करोड़ बच्चे उन देशों में रहते हैं जहां अनुशासित करने के नाम पर उनको पीटना लीगल है। तो हमने बात की दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इमरान नूरानी से। उनसे पूछा कि अगर किसी बच्चे के साथ मारपीट होती है, जो है तो गलत ही, लेकिन मान लीजिए कर दी गई, तो उसमें प्रतिशोध की भावना पैदा होती है, तो उसे कैसे डील करें माता पिता? यस, डेफिनेटली फिजिकल पनिशमेंट से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बच्चों में गुस्सा और बढ़ सकता है, बच्चों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और बच्चों में ये बदले की भावना और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन बच्चा फिजिकल पनिश होके पावरलेस फील करता है, उनको लगता है कि हमारी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो यही बच्चा जब वापस किसी को मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि किसी भी बच्चे को मार के हम उनको ये समझाते हैं कि बेटा और किसी चीज से तो हुआ नहीं, तो फिजिकल पनिशमेंट इज द ओनली ऑप्शन। और यही बच्चा जब बाहर बच्चों में खेलता है, दूसरे बच्चों के साथ मिलता है, तो ये भी वही मेथड यूज करेगा जो इसके साथ किया गया है। तो यूजुअली पेरेंट्स को क्या लगता है कि किसी भी बिहेवियर को हम मार के ठीक कर सकते हैं, विच इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, क्योंकि ये एक मिथ है। किसी भी बच्चे के बिहेवियर को ठीक करने के लिए मारने की जरूरत या फिजिकली पनिश करने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, शारीरिक सजा बच्चों को कैसे प्रभावित करती है? फिजिकल पनिशमेंट से हम मोमेंटरली किसी भी बच्चे को चुप करा सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको लग सकती है या उनको हर्ट हो सकता है। लेकिन फिजिकल पनिशमेंट के फिजिकल सिम्टम्स के बगैर इसका बहुत बड़ा मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होता है। ये देखा गया है रिसर्च से कि यही वाले बच्चे जिनको बहुत ज्यादा फिजिकली अब्यूज किया जाता है, मारा जाता है, या उनको बहुत सारी ऐसी बातें बोली जाती है, या उनको गुस्से से हैंडल किया जाता है, बड़े होके इनमें पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इनके अपनी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे शादी में इनकी दिक्कत आ सकती है, जॉब पे जहां पे सोशल ग्रुप में आपको कॉम्प्लाई करना पड़ता है, वहां पे प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। यूजुअली देखा गया है कि ये बच्चे गुस्सैल जिसको हम बोलते हैं वो बन सकते हैं। ये बच्चे एडजस्ट करने में, इनको किसी की बात सुन के समझने में, वापस उसको मानने में दिक्कत आती है। ये मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं फिजिकल एब्यूज के। इन बच्चों में स्ट्रेस, एंजाइटी या जो सोशल बिहेवियर्स हैं वो इम्पेयर हो सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम टेम्पररी फिजिकल पेन। डॉक्टर साहब, पेरेंट्स को क्या करने की सलाह देंगे आप ऐसे में? पेरेंट्स यूजुअली बहुत परेशान रहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत फिजिकली टैक्सिंग होते हैं हैंडल करना, और जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो इमोशनली टैक्सिंग होते हैं। कोविड के दौरान और ये प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, क्योंकि कन्फाइंड स्पेसेस है, एक जगह बैठना पड़ता है। तो एज अ पेरेंट हमें ये नहीं पता कि फिजिकली हैंडल करने के बगैर भी और तरीके हैं बच्चों को हैंडल करने के। फॉर एग्जाम्पल, जो हम यूजुअली पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, जिसमें कि कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट यूज किया जाता है कि बच्चा अगर कभी भी कोई अच्छी चीज करे, कैच देम व्हेन दे आर डूइंग गुड थिंग्स।
उसके बगैर अगर कोई बच्चा आपको परेशान कर रहा है या बार बार रिपीट कोई चीजें कर रहा है, हर किसी व्यवहार को चेंज करने के लिए उसका पर्पस या उसका फंक्शन क्यों कर रहा है ऐसा, उसको ढूंढना जरूरी होता है। और अगर आपने वो किया, आपका आधे से ज्यादा काम हो गया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम उस व्यवहार को ना रिपीट होए वो, हम उस वजह को चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से उनको अप्रिशिएट करना, उनके स्ट्रक्चर्स बनाना, उनको वो वर्ड्स मोटिवेटिंग यूज करना जिसकी वजह से हम उनको बोले कि हमें आपसे क्या चाहिए। हम यूजुअली क्या करते हैं, हम उनको ये बोलते हैं कि उनको क्या नहीं करना चाहिए। टीच देम whatever you want to get from your child, you have to model that behavior। उसका मतलब हमें वो करना है जो हम अपने बच्चों से चाहते हैं। डॉक्टर्स के बिना एक दिन भी हमारी आपकी ज़िंदगी का मुश्किल है। कोरोना के वक्त ने तो दिखाई दिया कि वो हमारे आपके लिए कितने ज़रूरी हैं। आज डॉक्टर्स डे है, एक ऐसा दिन जब सारी दुनिया उनके काम, उनकी निष्ठा, उनके जज्बे को सलाम कर रही है। और अब हो गया है चला चली का वक्त। कुछ कहना सुनना चाहे तो मेल कर सकते हैं radio@aajtak.com पर। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है प्रतीक वाघमारे ने और साउंड मिक्सिंग कर रहे थे कपिल देव सिंह। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। सुनते रहिए आज तक रेडियो।